नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर की। ये अहमियत इसलिए है क्योंकि ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट किया। सोमवार को उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और कुछ सुझाव दिए हैं अपने। कुछ उनके एक 10 सूत्रीय एजेंडा है, जिस पर उन्होंने बात की है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इंटरवीन करें और इस युद्ध को किसी तरह खत्म कराएं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, शुक्रिया जी। सर, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद भरी निगाहों से जेलेंस्की भी देख रहे हैं और उम्मीद पर सब जानते हैं कि दुनिया कायम है। हालांकि तस्वीर तो बहुत धुंधली है, जितना नुकसान इस जंग में हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को खत्म कराएंगे? क्या जेलेंस्की की बातों पर अमल किया जा सकता है? देखिए, आज अगर वर्ल्ड की सिचुएशन देखें, तो वर्ल्ड में एक लीडर है, जिसको सब मानते हैं, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, जिसकी सब लोग इज्जत करते हैं और सब ये उनकी तरफ देखते हैं। वो है नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और नरेंद्र मोदी ही वो आदमी है जो यहाँ पे इस टाइम पे जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसको सुलझा सकते हैं, क्योंकि रशिया ना तो किसी की सुनेगा, ना वो यूएस की सुनेगा, ना वो आपके यूएन वेस्टर्न वर्ल्ड की सुनेगा। और वर्ल्ड में किसी भी की इतनी शख्सियत नहीं है जो पीएम मोदी की है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर का तो कोई, प्रेसिडेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सब लोग पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं। और आज अगर ये युद्ध खत्म होने की बात है तो पीएम मोदी है जो युद्ध खत्म करा सकते हैं, क्योंकि युद्ध शुरू किसने कराया? युद्ध शुरू कराया यूएसए ने, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। और वो इसीलिए कराया कि उन्होंने अपने कोशिश की कि यूक्रेन को एनकरेज, उसको ऊपर उठा दिया, उसको आप समझिए कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। और इसलिए यहाँ पे रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया। और ये जब अटैक हुआ था फरवरी 24 2022 को, और इसके बाद रशिया ये चाहता था कि मैं इसको किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन कर दूं कि जो यहाँ पे वेस्ट की या यूएस की जो इंटेंशन है कि वो यहाँ पे अपनी मिसाइल लगाने चाहते थे या उकसा रहे थे, वो चीज ना हो पाए। और वो यही चाहते थे कि यूक्रेन मना कर दे कि वो जो इनका वेस्टर्न अलायंस है उसके साथ ना जाए। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, ना समझ है, जोकर है, कॉमेडियन है, और जिन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब ये सिचुएशन संभल भी रही थी तो उस टाइम पे अप्रैल की बात है 2022 की, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर वो यूक्रेन चले गए और जेलेंस्की को फिर उन्होंने एक चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वर्ल्ड के अंदर छोटी छोटी कंट्रियां बर्बाद हो गई हैं। और अगर ये सिचुएशन चलती रही तो और कंट्रियां भी बहुत बर्बाद हो जाएंगी और वर्ल्ड में कुछ नहीं बचेगा। और अमेरिका का एक यही इंटेंशन है, वो चाहता है वर्ल्ड बर्बाद हो जाए। और स्पेशली जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनकी यही इंटेंशन है कि वर्ल्ड में जगह जगह लड़ाइयां होती रहे, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए, ताइवान के साथ। और इसीलिए एक सिचुएशन को इन्होंने इतना खराब कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक, समझिए कि एक ऐसी हालत हो गई है कि वर्ल्ड देख रहा है कि किस कब का व्यवहार खत्म हो, पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आए, एसेंशियल चीजें वो लोगों को मिलनी शुरू हो जाए। फूड की शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड के अंदर, और वर्ल्ड के जी अंदर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो रहे हैं। इससे छोटी छोटी कंट्रियां तो बर्बाद हो ही गई। सर, अमेरिका को भी लगता है कि भारत इसमें एक रोल निभा सकता है, रूस को भी लगता है, लेकिन ये जो जिस किया धरा तो अमेरिका का ही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अमेरिका का इंटेंशन ही यही है कि दुनिया में लड़ाई होती रहे। तो अब ये क्या लगता है आपको कि इस सारी सूरत हाल, इस सारी स्थिति को देखते हुए ये युद्ध रुकने की संभावना है या ये अभी ये चलेगा आगे चल के? क्योंकि वैसे मुझे लगता है अगर देखा जाए तो पुतिन हारे नहीं है, लेकिन थक चुके हैं, ऐसा लगता है। और देखिए जो हाँ, जी नहीं चलिए।
चलिए आप हाँ करिए बात। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पुतिन जो है हारे नहीं है, लेकिन थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है। जबकि यूक्रेन जो है वो अभी भी अपने अड़ियल रुख पर कायम है। देखिए, यूक्रेन इतना नुकसान झेल चुका है, सब कुछ झेल चुका है, उसके बावजूद भी उसका जो अड़ियल रुख है, और उसने जो 10 सूत्री जो मांगे रखी हैं, वो भी ऐसी नहीं है कि वो मानने लायक हो। तो अपनी शर्तों पर युद्ध कैसे रुक सकता है भाई? सर, हाथ जो ताली है एक हाथ से तो नहीं बजती ना। देखिए, एक मिसाइल का यूएस और रशिया के अंदर एक डिस्प्यूट हुआ था 1962 में, क्यूबा हम्म। मिसाइल केस। उस टाइम पे रशिया ने क्यूबा में अपनी मिसाइल्स लगा दी थी, तो यूएस के और रशिया के बड़े डिफरेंसेस हो गए थे और वार लाइक सिचुएशन बन गई थी उस टाइम पे। और अब वही काम आज यूएस कर रहा है रशिया के खिलाफ। और देखिए, अगर रशिया का टूटना हुआ है तो गोर्बाचोव की वजह से हुआ है, उनको भी एक इन्होंने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था। और आज अगर रशिया के ऊपर जो सिचुएशन चल रही है, वो उसके ऊपर भी मेन रोल यूएसए का है या नाटो कंट्रीज का है। उन्होंने इस टाइम जेलेंस्की को चढ़ा दिया। देखिए, वार तो बहुत पहले खत्म हो जाता। एक्चुअली रशियन फोर्सेस कीव के आसपास आ गई थी, जो यूक्रेन की कैपिटल है। लेकिन उसके बाद पुतिन ने ठीक नहीं समझा यहाँ पे घुसने के लिए। वो चाहते थे कि जेलेंस्की को उठा करके वहां पे आर्मी का रूल आ जाए ताकि उनसे बात कर सकें। लेकिन वो सिचुएशन हो नहीं पाई, क्योंकि वेस्ट सारा सॉलिडली यूक्रेन के पीछे खड़ा होता। तो उसके बाद रशिया ने अपनी फोर्सेस को कीव से हटा लिया और कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करना शुरू किया। और जब तब भी नहीं सिचुएशन समझी, तो उन्होंने यहाँ के जो सिविलियन, इनके जो इकोनॉमिक टारगेट्स थे, उनको अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जहां जहां बड़ी बड़ी सिटीज थी, वहां पे मकान ध्वस्त कर दिए, मिसाइलें फेंक फेंक के। और उसके बाद इन्होंने ऐसी हालत कर दी यूक्रेन की कि उनकी एक इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया, पावर हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर जेलेंस्की अब भी नहीं माने, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर वार हो जाएगा। पूरी तैयारी है रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। और इसके ऊपर यूक्रेन नहीं जाएगा, यूके जाएगा, जी। जर्मनी जाएगा, यूएस के ऊपर भी अटैक हो सकता है। और एक वर्ल्ड वार हो सकता है, पूरे तरीके से वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर एक अटैक हो जाएंगे। और पहले भी जो रशियन के प्रेसिडेंट थे पुतिन, उनकी कुछ तैयारी हो गई थी वार की तरफ जाने की, स्पेशली न्यूक्लियर वार की तरफ। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उनको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन अगर अमेरिका इसको और आगे बढ़ाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियर वार की पूरी संभावना बनती है। देखिए, अमेरिका ने क्या किया, इसको एक तो पहले $50 बिलियन दे दिए उक्रेन को। और उसके बाद अब उक्रेन के जो प्रेसिडेंट यूएस में गए थे, उनको फिर इन्होंने $46 बिलियन के प्रॉमिस कर दिया, यानी कि देंगे। और साथ इन्होंने क्या किया, उसको एश्योरेंस दिए कि आपको लेटेस्ट आर्म्स दिए जाएंगे। पहले तो इन्होंने अपना कूड़ा कबाड़ सारा दे दिया, जो बचे हुए इनके पास मिसाइलें थी या डिफेंस सिस्टम थे। अब इनको और ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि इसको वार के अंदर जिस कंट्री को फायदा हो रहा है, सिर्फ एक कंट्री को फायदा हो रहा है, वो है यूएसए। बाकी सारी कंट्रियां डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इस टाइप पे जो आपका यूरोप है, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। फ्रांस के अंदर सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है। यूके पूरा बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। जर्मनी को नुकसान हो रहा है। और जो आपका वेस्ट है, उसके अंदर जो ऑयल और गैस आती थी, वो रशिया से आती थी, वो भी खत्म हो रही है, वो उनको नहीं मिल रही। तो उसके बाद वहां पे जो विंटर के अंदर बहुत सिचुएशन खराब चल रही है, वहां पे इसके बगैर गुजारा नहीं होता, घर में हीटिंग चाहिए जी। होती है। तो सफर तो सारे कर रहे हैं, फायदा कौन ले रहा है? सिर्फ अमेरिका फायदा ले रहा है। और लेकिन अमेरिका के जितने भी साथी थे, चाहे आपका सऊदी अरबिया हो, चाहे बाकी कंट्री हो, वो धीरे धीरे अमेरिका से दूर जाती जा रही है। अपने सोच रहे हैं कि इस पे डिपेंडेंसी कम करें अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका का जो ये रुख चल रहा है जेलेंस्की को ऊपर ऊपर चढ़ाने का, उससे बर्बाद होगा उक्रेन। और देखा जाए, उक्रेन तो वैसे ही बर्बाद हो गया। $500 बिलियन का उक्रेन को नुकसान हो चुका है, जिससे कभी उभर नहीं पाएगा। हम्म। सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, ये जिस तरह की सिचुएशन है, अब प्रधानमंत्री से कहा है उन्होंने, फोन पर बात की है जैसा कि उन्होंने बताया, और अगले साल हमारे यहाँ G20 की बैठक भी होने वाली है, उसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो प्रधानमंत्री से खैर उनकी जो भी बातचीत हुई हो, लेकिन हमारे लिए क्या इतना आसान है? प्रधानमंत्री के लिए क्या इतना आसान है सर? उम्मीद तो सब कर रहे हैं, अब सारे देश, क्योंकि भारत की जो ताकत दुनिया में इस वक्त बढ़ रही है, जो जिस तरह की डिप्लोमेसी भारत कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या मोदी इस दोनों को बिठाकर आपस में, क्योंकि पुतिन भी कह चुके हैं, हालांकि पुतिन ने भी कहा है कि हम भी बात कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं, उन्होंने बातचीत से इनकार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन जेलेंस्की रख रहे हैं, वो तो कबूल नहीं है। देखिए, जेलेंस्की बेसिकली ना तो पॉलिटिशियन है, ना ये कोई डिफेंस के आदमी है, ना इनको फॉरेन रिलेशंस के बारे में पता है। ये कॉमेडियन थे
और कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी करते करते अपने देश का सत्यानाश कर लिया। देखिए, हर एक कंट्री का जो लीडर होता है उसका ख्याल होता है कि उसकी जनता का देखना, उसका जनता के लिए क्या बेनिफिट है, कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है। और जिस तरीके से जेलेंस्की ने यहाँ पे एक अपना एटीट्यूड रखा है और जिस तरीके से वो नाटो के इशारे पे नाच रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? वहां की जनता का नुकसान हो रहा है। भूखे कौन मर रहे हैं? वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। और वहां के लोगों को सर्दी में कौन डूब रहा है? यूक्रेन के लोग। सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, पावर हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गया, इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। तो बेसिकली अगर कोई सेंसिबल आदमी होता तो वार कभी का खत्म हो चुका होता। आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान के भी वार हुए, इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, 13 दिन के वार के बाद यहाँ पे सीज फायर हो गई। तो यहाँ पे सब कुछ हो सकता है अगर जेलेंस्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियर वार हो सकता है। ठीक है, शर्तें तो उन्होंने बड़ी रखी होंगी, शर्तें तो रशिया की तरफ से भी है, लेकिन धीरे धीरे जब बात होती है तो शर्तें कम हो जाती हैं, दायरा नजदीक हो जाता है, तो तभी चीजों के सोल्यूशन होते हैं। और आप जो भी कर लीजिए, चाहे वार करिए या पीस करिए, अल्टीमेटली आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे तो आना ही पड़ता है। और वही सिचुएशन है। और इस यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड का ऐसा लीडर नहीं है जो इनको दोनों कंट्रीज को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आए, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे न्यूट्रल सा रोल है। इंडिया ने रशिया को जरूर हेल्प किया, उससे ऑयल खरीदा, अपने इंटरेस्ट के लिए खरीदा, लेकिन दूसरी तरफ रशिया ने उक्रेन को, इंडिया ने काफी सामान भी दिया, मेडिकल एड दी है। और रशिया को तो हम कभी भूल नहीं सकते, रशिया ने जिस तरीके से इंडिया का 1971 वार के अंदर साथ दिया था, या उसके बाद भी जब साथ दिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट बेचता है इंडिया को, S-400 मिसाइल दे दी इंडिया को, वार के टाइम में भी उसकी मिसाइल आ रही है इंडिया के पास। तो और सारा वर्ल्ड जानता है कि पुतिन किसकी सुनेंगे, पुतिन सुनेंगे तो इंडिया की सुनेंगे। और जेलेंस्की, उनकी मजबूरी है कि उनको इंडिया की सुनना पड़ेगी। आप ये तो है नहीं कि आज कहे कि उक्रेन कहे कि मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ले आऊंगा, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है बीच में खड़े होने की। और यूएस और नाटो कंट्रीज उसका कोई रोल नहीं हो सकता। देखिए, इस टाइम पे फ्रांस भी इंडिया से नेचुरली बात कर रहा होगा डिप्लोमेटिक चैनल से कि आप यहाँ पे सोल्यूशन लाइए। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आई थी, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर, वो तो नेचुरली बेसिकली इंडियन है ही। तो ये सारी की सारी कंट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल चाहेंगी, वो चाहेंगी कि यहाँ पे पीस हो, ताकि उनकी कंट्री दोबारा से अपने कदमों पे खड़ी हो सके। यूके टोटली एक ऐसी सिचुएशन पे आ चुका है कि वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और वेस्ट के अंदर शॉर्टेज है फूड्स की, एसेंशियल आइटम्स की। और पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना के अंदर वैसी कोविड की सिचुएशन आ रखी है, उससे पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, और वर्ल्ड के अंदर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी अगले कुछ महीनों में अगर ये वॉर नहीं रुकेगा। तो इनको स्पेशली जेलेंस्की को तो अपनी टर्म्स पे लाना ही पड़ेगा। और नेचुरली बात है कि बेसिक क्या हो सकता है कि वो जो ये कहते हैं 2014 वाली सिचुएशन में आ जाए रशिया, 2014 में तो कम से कम 2022 की सिचुएशन पे तो रशिया आ ही सकता है, और तभी यहाँ पे पीस होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अगर और कंट्रीज उक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दे, तो उक्रेन 2 दिन लगेंगे उसको अपनी बातें बनाने में, क्योंकि अगर जब तक उनको आर्म्स एम्यूनिशन देते रहेंगे तो लड़ते रहेंगे। और अगर यह आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करना बंद कर दें पीछे से, और उसको कहें कि आपको टेबल पे आना है, तो जेलेंस्की को तो स्टैंडिंग ही कोई नहीं है, उसके पीछे खड़ा कोई नहीं है। उसको तो बेसिकली एक कबूतर बना के खड़ा कर दिया है वेस्ट और यूएसए ने, और उसकी वजह से बर्बाद कौन हो रहा है? सऊदी अरेबिया यूएस से दूर जा रहा है। देखिए, 80 साल का दोनों का रिलेशन है, और सऊदी अरेबिया इस टाइम पे चाइना के क्लोज जा रहा है। इंडिया भी इनसे दूर हो जाएगा यूएस से, जैसा यूएस की पॉलिसीज है। यहाँ पे दूसरी तरफ आपका तैवान की तरफ वार की सिचुएशन चल रही है, फिर आपका गल्फ के अंदर भी सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है। वर्ल्ड के अंदर ऑयल की शॉर्टेज है, वर्ल्ड के अंदर खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज है, क्योंकि उक्रेन और रशिया सारे वर्ल्ड को अगर वीट या बाकी चीजें सप्लाई करते थे, वहां से तो रुक गई। तो वर्ल्ड क्या करेगा? इंडिया रह गया सबको वर्ल्ड को खिलाने के लिए। तो अल्टीमेटली इनको पीस टॉक्स करनी पड़ेगी, इनको टेबल पे बैठना पड़ेगा, और जेलेंस्की को अगर ये उकसाना बंद कर दें। देखिए, जेलेंस्की को इन्होंने कहा कि बड़ा एक रिवार्ड दे दिया इन्होंने, टाइम्स मैगजीन में फोटो छिपा दी, कह दिया जी आप तो वर्ल्ड के अंदर पीस लाना चाहते हैं। पीस क्या? अगर आज वर्ल्ड के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इसके अंदर यूएस के प्रेसिडेंट वो रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल है, वो है उक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की। इन दोनों की वजह से देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सत्यानाश हो रहा है कंट्रीज का। और ये सर, ये भारत से उम्मीद भी करता है कि भारत बीच में मीडिएशन का काम करे, लेकिन ये वही शख्स है जेलेंस्की जो बीच में ये भी कह रहा था कि ये युद्ध इसलिए खिंच रहा है क्योंकि भारत जो है रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। मतलब भारत फायदा उठा रहा है इस युद्ध की सिचुएशन में, ये इससे भी परेशान है, और ये उम्मीद भी करता है कि मोदी आए और बीच में हमको हमारी सुलह कराएं। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी बेशक बहुत बड़ी शख्सियत है, और उन पर दुनिया यकीन भी करती है, लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं, और
ये जेलेंस्की भी जानते हैं और ये पुतिन भी जानते हैं, और जेलेंस्की ये जानता है और अमेरिका भी जानता है कि मोदी की बात ये सुनेंगे। अगर आज मोदी फोर्सफुली कह दे पुतिन से कि भाई लड़ाई बंद करो, तो शायद बंद भी हो जाए। लेकिन क्या ये संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की जो संस्था है, यूएन, यहां लोग अपने मसले ले जाते थे, यहां सब, तो ये क्यों बनाई गई है? जब जब प्रधानमंत्री मोदी के पास ही सब कुछ आना है, तो फिर ये यूएन जैसी संस्था क्या कर रही है सर? देखिए, यूएन तो एक हिसाब से डिफंक्ट हो चुका है। पीछे बात हो रही थी इंडिया की कि अगर आप हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे या हमारे को एक वीटो की पावर नहीं दोगे तो यूएन तो खत्म हो जाएगा, G20 वेन रह जाएगा। अब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है, यानी कि सारी पावर इंडिया के पास आई है G20 की, और सारा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। और मोदी का एक विजन है। जिस तरीके से मोदी ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की है, जिस तरीके से मोदी ने वर्ल्ड के इश्यूज पे बात की है, जिस तरीके से आज हम इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है, वो मोदी की वजह से है। सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज डाउन चल रही है, एक इंडिया ऐसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी अब चल रही है। इंडिया वर्ल्ड को फूड दे रहा है, इंडिया वर्ल्ड को जो आप समझिए कि नॉलेज दे रहा है। आज देखिए इंडिया के अंदर अभी जैसे अग्नि 5 की बात थी, ये तो एक बड़ा एडवांस टाइप की मिसाइल निकली। अग्नि 5 नहीं है, ये तो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है। और हाइपरसोनिक मिसाइल किस किस के पास है? रशिया के पास है, चाइना के पास है और अमेरिका के पास है। चौथी कंट्री इंडिया बन रही है। तो इंडिया हर एक जगह में आगे बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर एक विजन है। विजन किसका है? प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है। और हम जिस तरीके से वर्ल्ड में आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जब पीएम मोदी कहीं बोलते हैं तो वर्ड सुनते हैं। और आज देखिए, अगर वर्ल्ड के अंदर पप्पू बैठे हैं 3, एक तो इंडिया में बैठा है, आप ठीक है ना, दूसरा आपका छोटा पप्पू बैठा है पाकिस्तान के अंदर बैठा है, जो मोदी को गाली देता है, उसके बाद कोई सुनता नहीं है उसको। तीसरा पप्पू, जो सबसे बड़ा पप्पू बैठा है, वो बैठा है उक्रेन के अंदर, जिसने उक्रेन का सत्यानाश कर दिया, वर्ल्ड का सत्यानाश कर दिया। और ये जो आज काम हुआ है, जो वर्ल्ड के अंदर जो आज लड़ाई चल रही है उक्रेन रशिया की, इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है उक्रेन, पूरा रिस्पॉन्सिबल है यूएस। और सत्यानाश वर्ल्ड का दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि ये इसको पपड़ जैसे यूज किया इन्होंने, उक्रेन के प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को, रशिया यूएस ने। और जब भी यहाँ पे डेमोक्रेट्स आए हैं, वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंसेस रही है, चाहे इराक का वार लगा लीजिएगा, चाहे आप सीरिया में लगा लीजिएगा, चाहे आप किसी और कंट्री में लगा लीजिएगा, चाहे वियतनाम का लगाइए, चाहे इस टाइम पे ताइवान की और सिचुएशन चल रही है चाइना की। और ये लोग ये चाहते हैं कि इंडिया का भी पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए, इसलिए पाकिस्तान को भी आर्म्स एमुनिशन देने की बात कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और ये वाकई सही है कि जब तक रिपब्लिकन सत्ता में थे, डोनाल्ड ट्रंप भले ही बहुत कभी कभी बड़ी अटपटी बातें कर देते थे और लोग उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाते थे, लेकिन उनके वक्त में कभी ऐसा डिस्टरबेंस नहीं हुआ जिस तरह से लड़ाई छिड़ गई यहाँ यूक्रेन में, और दुनिया भर में हर जगह एक अशांति का कारण बन गया अमेरिका। और ये खासकर ये डेमोक्रेट अमेरिका के, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये युद्ध अब रुकना चाहिए, और ये जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और अब जैसे कोविड दोबारा से एक बार सिर उठा रहा है, तो ऐसे में एक बार जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली गई थी, वो न चली जाए। और भारत क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, कहीं इसके रास्ते में रोड़ा ना आए। तो दुनिया को यह देखना है कि युद्ध समाधान नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि मतलब युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। तो ये थोड़ी सी बातचीत हमने आपसे की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जोड़ने के लिए। एक और बात कहूंगा मैं, सीआईए का जो चीफ है, उनकी स्टेटमेंट आई कि पीएम मोदी वही आदमी है जिन्होंने रशिया को समझाया था कि यहाँ पे न्यूक्लियर वार नहीं होना चाहिए। और पीएम मोदी ऐसे आदमी है जो ओपनली, जब रशिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज के टाइम में युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, और किसी और की ऐसी हिम्मत नहीं हुई पुतिन से बात करने की, और पुतिन ने उनको सुना भी। देखिए, पहले रशिया इंडिया से बहुत नाराज था। जब इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन किया, उसको लगा कि इंडिया उसके हाथ से निकल के रशिया यूएस की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब जिस तरीके से इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया है, रशिया को कोई इलेजिटिमेट सपोर्ट नहीं किया, उसकी अपनी जैसे इकोनॉमी को देखते हुए, और क्योंकि रशिया से हमारी दोस्ती भी है बड़ी, हमने अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है यूएस के साथ भी और रशिया के साथ भी। हमने किसी के साथ नाजायज बात नहीं की। और पीएम मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जो एस जयशंकर की डिप्लोमेसी है, कोई बात नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और आज इंडिया वर्ल्ड के अंदर जब सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंडिया बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स पे खड़ा है। और इंडिया की जो प्रोग्रेस है, इसीलिए लोग मोदी की बात सुनते हैं, इसीलिए लोग इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात करते हैं, और इसीलिए आज इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम यहीं पर हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त जो भारत पर है,
दुनिया की निगाहें, अमेरिका भी चाहता है, और इवन आपने जैसा कहा कि सीआईए के चीफ ने भी यही बात कही है, और पूरी दुनिया, जेलेंस्की तो खैर चाह ही रहा है कि युद्ध किसी तरह से खत्म हो जाए, पुतिन भी अंदर से चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो का टकराव है, कुछ ऐसे पेच है जो अभी फंसे हुए हैं। युद्ध समाप्त होगा, हो सकता है देर लगे, लेकिन होना चाहिए। आप हमसे जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।